आज नागपुर जनपद की कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में अपनी बात रखने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुजनों के आदर्श और भारत में आरक्षण के जनक कुंभी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, सही माने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दक्षिण भारत में समाज परिवर्तन के आंदोलन को बुलंद करने वाले तंदे पेरियार श्री नारायण गुरु महात्मा अयंकाली, और उनके बाद इन महापुरुषों के कारवां को एक नई दिशा देने वाले बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रहीं, परम आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंचासीन देश के तमाम प्रदेशों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी जैसे प्रदेशों में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कारवां को गति देने का काम कर रहे छोटे भाई नितिन सिंह जी, मंचासीन महाराष्ट्र के प्रभारी और उत्तर प्रदेश में हमारे साथ लंबे समय से काम करते रहे छोटे भाई प्रमोद रैना जी, मंचासीन महाराष्ट्र के प्रदेश प्रभारी भाई सुनील डोंगरे जी, मंचासीन महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने जी, मंचासीन भाई हमारे प्रदेश के पदाधिकारी गणों में भाई नागोराव जयकर जी, हमारे अविनाश वानखेड़े जी, पार्षद रहे भाई घोड़े सवार जी, पार्षद पति रहे भाई महेश सारे जी, योगेश लांजेवार जी, उत्तम सेवड़े जी, जिनके बारे में हमारे छोटे भाई नितिन ने चर्चा की, बुद्धम राउत जी, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं बहनें और इस जनपद के समस्त बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, आप सभी का मैं अपने हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, हर प्रोग्राम का कोई ना कोई मकसद होता है। किसी प्रोग्राम की एजुकेटिव वैल्यू होती है, किसी प्रोग्राम की कंसोलिडेटिव वैल्यू होती है, तो किसी प्रोग्राम में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बनाने की क्षमता रहती है। अगर आज के प्रोग्राम को हम देखें तो एक मकसद नहीं बल्कि दो मकसद हैं। वो एक तो ये हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नागपुर के कार्यकर्ताओं को कंसोलिडेट करना और दूसरा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बनाने का काम करना कि किस तरह से, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने ये बात कही कि हमारे कोषाध्यक्ष राम टेके जी ने कही कि हम अपना अगला मेयर नागपुर से बनाने का काम करेंगे। मैं उनके हौसले की, उनकी बात की का सम्मान करता हूं, लेकिन इसके लिए हमें एक कठिन परिश्रम की ज़रूरत है। इसके लिए हमें चरणबद्ध तरीके से काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें आपसी भाईचारे को
कायम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए नागपुर जाना जाता है। नागपुर की वो ऐतिहासिक धरती, जिस धरती पे आकर के हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों की संख्या में लोगों के साथ न सिर्फ द्वितीय बौद्ध धम्म चक्र परिवर्तन करने का काम किया, बल्कि लाखों की संख्या में दूसरे दिन लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ने का काम किया। और अपने उस आंदोलन को बाबा साहब ने, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर लड़ाई लड़ने वाला आंदोलन था, उसको तथागत बुद्ध के धम्म से जोड़ करके समाज को उनकी जड़ों से जोड़ने का काम किया। क्योंकि कहा जाता है कि इस देश के महार और चमार, मांग और मातंग, परया और पुलया, होलिया और मादिका, माला और मादिका ऐसी जातियां हैं जो स्वभाव से नहीं बल्कि जन्म से ही बौद्ध हैं। वो जन्म से बौद्ध मानी जाती हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सुना है कि नहीं सुना है, मैंने इस बात को जरूर सुना है कि आज एशिया के जो बड़े बड़े देश जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म इस भारत की धरती से जिसका जन्म हुआ और इस धरती पे सिमट कर रह गया, वो धर्म दुनिया के तमाम देशों में, तमाम एशियाई देशों में आज बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। बल्कि बड़ी संख्या में आज अगर दुनिया की आबादी को देखें तो दुनिया में तीसरी बड़ी आबादी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की है। लेकिन भारत जो बौद्ध धर्म का जन्मदाता था, उस देश की आबादी आज बहुत छोटी सी रह गई है, बहुत थोड़ी सी रह गई है। अगर हम ये कहें कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद, या हम ये कहें कि जिन लोगों ने बाबा साहब के धम्म चक्र परिवर्तन के बाद बाबा साहब के इस मूवमेंट से, बाबा साहब के धम्म के आंदोलन से जुड़ने का काम किया था, वो बाबा साहब के मानने वाले लोग अगर जितनी शिद्दत के साथ बहन जी की, बहुजन समाज पार्टी की को कोसने में, उनकी बुराई करने में जिस शिद्दत से लगे रहते हैं, अगर वो उतनी शिद्दत के साथ अगर बौद्ध धम्म को बढ़ाने का काम कर रहे होते, तो जिस तरह से मानवर श्री कांसीराम साहब ने, आदरणीय बहन जी ने संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी को 20 साल के पहले ही, जन्म के 20 साल के अंदर ही बहुजन समाज पार्टी को देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। अगर बाबा साहब के मानने वाले लोग बाबा साहब को सही माने में मानने का काम करते, तो आज बाबा साहब के द्वितीय धम्म चक्र परिवर्तन का धम्म, यानी कि तथागत गौतम बुद्ध का धम्म, आज भारत में तीसरा बड़ा धर्म होता अगर वो शिद्दत के साथ इसको बढ़ाने का काम करते। लेकिन वो लोग तो कोई होली और दीपावली मनाने में व्यस्त रहे, तो कोई गणेश और पार्वती के महोत्सव को मनाने में मस्त रहे, तो कोई अपने अपने स्वार्थों की खातिर उन मनुवादी पार्टियों में अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य ढूंढते रहे, जिन मनुवादी पार्टियों ने बाबा साहब को पूरी जिंदगी चैन से बैठने नहीं दिया था, जिन बाबा साहब ने इस आंदोलन को अपने परिवार की आहुति देकर के बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया, जिन बाबा साहब के बारे में कहा जाता है, जिनकी तुलना हिमाच्छादित हिमालय से की जाती है, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ऐसे बाबा साहब के संघर्ष को हमारे बाबा साहब के अनुयायियों ने अपने ड्राइंग रूम तक, अपने परिवार तक सीमित कर दिया। ऐसे बहुत से परिवारों को मैंने देखा है जिन लोगों ने बाबा साहब की बात मंच से आकर के तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके परिवार के बच्चे अपनी कलाई में कलेवा बांधने का काम करते हैं, उनके परिवार के बच्चे नमस्ते और तमाम और बातें करने का काम करते हैं। तो कई तो ऐसे हैं जो जय श्री राम
और गणपति का स्तुति गान करने का काम भी करते हैं। लेकिन उनके परिवार के लोग बाबा साहब की जयंती पर, बुद्ध जयंती पर, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देने का काम तो करते हैं, लेकिन अपने परिवार को शिक्षित करने का काम नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आज बाबा साहब के परिनिर्वाण के लगभग 66 साल के ऊपर हो गया है। अगर बाबा साहब के उस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, अगर किसी भी परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्होंने संकल्प लेने का काम किया है, तो जो पार्टी 20 साल के अंदर देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन सकती है, तो वो धम्म भी, जिस बाबा साहब की विचारधारा पे चल करके बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है, तो उन्हीं बाबा साहब की विचारधारा पे चल करके, उन्हीं बाबा साहब के मानने वाली बातों को चल करके हम इस देश के तीसरे बड़े धर्म के रूप में स्थापित हो सकते थे। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हम अपने अपने स्वार्थों की खातिर व्यस्त रहे। इसलिए साथियों, आज का ये दिन, आज की मीटिंग मैं समझता हूं कि दो तरह से है। एक तो कंसोलिडेट करने की, दूसरी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बनाने की क्षमता रखने की बात। क्योंकि साथियों, हमारे छोटे भाई रैना जी ने भी, हमारे छोटे भाई नितिन सिंह जी ने भी इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ और उसके साथ कहने का काम किया कि बहुत जल्द ही महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन होने वाले हैं। अगर लोकल बॉडी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो लोकल बॉडी का इलेक्शन का मतलब है कि हम क्वार्टर फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। हम अगर क्वार्टर फाइनल जीतते हैं तभी सेमीफाइनल में जाएंगे, और सेमीफाइनल जीतते हैं तभी हम फाइनल खेलने का काम कर सकते हैं। अगर हम क्वार्टर फाइनल को ठीक से लड़ने का काम किया, तो आज तक जो हम लोग उत्तर प्रदेश की 4-4 बार सरकार की दुहाई देकर के अपने मूवमेंट को महाराष्ट्र और तमाम प्रदेशों में आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो हम बाबा साहब की जन्मभूमि, बाबा साहब की कर्म भूमि महाराष्ट्र में ऐसा करिश्मा करके क्यों नहीं दिखा सकते हैं कि हम देश के तमाम प्रदेश के लोगों को ये बताने का काम करें। अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के बूते पे बन सकती है, तो महाराष्ट्र भी उससे पीछे नहीं है। महाराष्ट्र भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। हम तमाम प्रदेशों के साथ ये मॉडल पेश करने का काम कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इसके लिए हमें आपसी मनमुटाव, आपसी भाईचारा जो अभी तक बना रहता है, तो उसको बनाए रखने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, हमारे मसीहा मानवर श्री कांसीराम साहब ने, हमारे वर्तमान नेतृत्व जो दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाती हैं, आदरणीय बहन जी ने, उन्होंने हमको एक ही बात सिखाने का काम किया है कि हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि समाज में हमें भाईचारे को पैदा करना है। हम समाज में भाईचारा पैदा करके, क्योंकि साथियों, हम लोग अच्छी तरीके के जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी समाज में भाईचारा पैदा करके समान भागीदारी देने की पहल करती है। बहुजन समाज पार्टी क्या करती है? समाज में भाईचारा पैदा करके, समाज में भाईचारा पैदा करके समान भागीदारी देने की पहल करती है। वो इस देश के सभी जाति वर्ग मजहब के लोगों को समान हिस्सेदारी देने की काम करती है। इस बात का साथियों इतिहास गवाह है कि जब मानवर श्री कांसीराम साहब ने अपने आंदोलन को इसी महाराष्ट्र की धरती से जब आरपीआई के रूप में स्टार्ट करने का काम किया था, जब उन्होंने डीआरडीओ की घटना के बाद अपनी नौकरी को लात मारने का काम किया था, तो सबसे पहले उन्होंने बाबा साहब के उस आंदोलन को, जो अधूरा छूटा हुआ था, जो 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद ये समाज जो लीडरलेस हो गया था, जो नेतृत्वहीन हो गया था, उस समाज को नेतृत्व प्रदान करने के लिए सबसे पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाने का काम किया था, बल्कि बाबा साहब की परिकल्पना वाली पार्टी आरपीआई के साथ मानवर श्री कांसीराम साहब ने अपने आंदोलन की शुरुआत करने का काम किया था।
तमाम साथी यहाँ पर सीनियर साथी बैठे हैं, हमारे उत्तम सेवड़े जी बैठे हैं। उत्तम सेवड़े जी ने मानवर साहब के साथ लंबे समय तक काम किया है। मैंने तमाम उनके बहुजन संगठन के अखबारों में और तमाम कन्वेंशन में उनकी फोटो मानवर कांसीराम साहब के साथ देखी मंच पे। उससे एक बात स्पष्ट है कि नागपुर और महाराष्ट्र के लोगों ने मानवर श्री कांसीराम साहब के साथ लंबे समय तक काम किया और वो इस बात को जानते हैं। जो पूना का दफ्तर था, उस पूना के दफ्तर में जब मानवर कांसीराम साहब ने 1971 में जब पूना की धरती पे संत गाडगे धर्मशाला में आरपीआई और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते के जो परिणाम निकले थे वो परिणाम थे कि 521 में से 520 सीटें कांग्रेस को जाएंगी और एक पार्लियामेंट की सीट आरपीआई के पास जाएगी। इस बात से मानवर कांसीराम साहब आहत हुए। आहत होने का मतलब ये नहीं था कि वो आरपीआई छोड़ करके या मूवमेंट को छोड़ करके अपने घर चले जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि बाबा साहब के उस आंदोलन को जो उन्होंने एक छोटे से स्पीच जो बाद में किताब में परिवर्तित हुई, उस एनालिसिस ऑफ कास्ट को पढ़ करके जो उनके मन और उनके दिल और दिमाग में जो हलचल पैदा हुई थी, उस हलचल को उन्होंने समेट के रखने का काम किया और उसी हलचल के माध्यम से उसी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने बाबा साहब को बहुत नज़दीक से पढ़ने का काम किया। बाबा साहब के एक एक स्पीच को उन्होंने बहुत अपने हृदय की गहराइयों में गहरे तक उतारने का काम किया और यही कारण था कि एनालिसिस ऑफ कास्ट को महाराष्ट्र के तमाम लोगों ने पढ़ने का काम किया होगा। महाराष्ट्र के तमाम उन साथियों ने भी पढ़ने का काम किया जिन्होंने बाबा साहब के साथ लेफ्टिनेंट के रूप में काम किया था। बाबा साहब के लेफ्टिनेंट के रूप में काम किया था। बाबा साहब के साथ कदम से कदम उनके चरणों में रह करके सीखने का काम किया था। उन लोगों ने भी एनालिसिस ऑफ कास्ट को पढ़ा होगा। बाबा साहब के बाद बाबा साहब की परिकल्पना वाली पार्टी जो बाद में कई हिस्सों में बंट गई, उन हिस्सेदारों ने भी बाबा साहब के एनालिसिस ऑफ कास्ट को भी पढ़ा होगा। उन्होंने बाबा साहब के 18 मार्च 1956 के रामलीला मैदान आगरा की उस स्पीच को भी सुना होगा, जिसमें बाबा साहब ने कहा था दुखी मन से कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उस स्पीच को भी लोगों ने सुना होगा, लेकिन किसी ने भी उस स्पीच को फॉलो करने का काम नहीं किया। उस स्पीच को अपने दिलो दिमाग पर उतारने का काम नहीं किया। किसी ने भी एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखी हुई बातों को अपने दिलो दिमाग में उतार करके बाबा साहब के रास्ते पे चलने का काम नहीं किया, बल्कि बाबा साहब की नाम की बैसाखी लेकर के अपने हित को साधने का काम किया। चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे वो तमिलनाडु के लोग हों, चाहे वो केरला के लोग हों, चाहे वो कर्नाटका के लोग हों, चाहे आंध्रा के लोग हों, या फिर उत्तर प्रदेश में जो आरपीआई चलाने वाले लोग हों, उन लोगों ने भी बाबा साहब के नाम की बैसाखी लेकर के अपने और अपने हितों को साधने का काम तो किया था, लेकिन बाबा साहब के उस दर्द को महसूस नहीं किया था जो बाबा साहब ने अपने जीते जी आरपीआई को बनाते समय तक महसूस किया था। बाबा साहब ने अपने आंदोलन को उसी सिस्टमेटिक ढंग से चलाने का काम किया था। जब उन्होंने मूक नायक निकाला तो उसके पीछे भी एक लॉजिक था। वो जानते थे कि हमारे लोग मूक नायक है, यानी डीप डंप है, जो डीप और डंप हैं उनके नायक के रूप में मूक नायक निकालने का काम किया। उसी के हिसाब से उन्होंने जनता निकालने का काम किया। उसी के हिसाब से उन्होंने समता निकालने का काम किया और उसी के हिसाब से उन्होंने प्रबुद्ध भारत को निकालने का काम किया। जैसे जैसे उन्होंने समाज को प्रगति लाने का काम किया, जैसे जैसे समाज के लोगों को उन्होंने समझाने का काम किया और उनको जोड़ने का काम किया, मानवर बाबा साहब ने अपने आंदोलन को उसी हिसाब से चलाने का काम किया। ऐसे ही पॉलिटिकल में देखें तो बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाने का काम किया, उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाने का काम किया। लेकिन जब बाबा साहब ने देखा कि ये राजनीतिक पार्टियां, ये आंदोलन एक सीमा तक, एक लिमिट तक, एक वर्ग तक सीमित रह जाते हैं, इसलिए बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को डिसॉल्व करते हुए, जब बाबा साहब ने आरपीआई बनाने की घोषणा की थी, साथियों, दुर्भाग्य ये रहा कि बाबा साहब हमारे बीच से जल्दी चले गए और 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हो गया। 6 दिसंबर 1956 को
बीमारी के कारण उनका परिनिर्वाण जब हो गया, लेकिन साथियों उसके बाद उनके मानने वाले लोगों ने, उनके लेफ्टिनेंट कहे जाने वाले लोगों ने बाबा साहब की उस विचारधारा को, बाबा साहब के उस मूवमेंट को, बाबा साहब की उस परिकल्पना को, यानी कि आरपीआई को, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को, ये तय किया कि हम उसे पॉलिटिकल पार्टी बनाने का काम करेंगे। और बाबा साहब के पुत्र यशवंत और अंबेडकर के उस को नेतृत्व में उस समय उन्होंने आरपीआई को बनाने का फैसला किया। और एक मीटिंग इसी नागपुर की धरती पे 1 अक्टूबर 1957 को उन्होंने आहूत करने का काम किया, लगभग बाबा साहब के परिनिर्वाण के 1 साल के बाद। और फिर जिस मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट लोग इकट्ठे हुए थे, क्यों इकट्ठे हुए थे? बाबा साहब के पुत्र भी उसमें हुए थे, क्योंकि बाबा साहब के पुत्र शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से उनकी जड़ें जुड़ी हुई थी, इस नाते वो भी उसमें थे। और उस मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट लोग इकट्ठे हुए थे, उनमें साथियों एन शिवराज जो थे, एन शिवराज हुए थे, पीटी बोराले साहब थे, दत्ता कट्टी साहब थे, एजी पवार साहब थे, दादा साहब रूपबते थे। ये साथी उस समय और भी साथी थे जो लोग इसमें इकट्ठे हुए। और फाइनली द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म ऑन 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर 1957। 1957 को जब बनी और उसके बाद आरपीआई का क्या हासिल हुआ हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसमें हम विस्तार से जाने की जरूरत नहीं समझते हैं। लेकिन मैं ये बात क्यों बताना चाह रहा हूं कि जिन्होंने बाबा साहब की पार्टी, परिकल्पना वाली पार्टी को बनाने का काम किया था, उन लोगों ने बाबा साहब की उस बात को मानने का काम नहीं किया, बाबा साहब की बात को मानने का काम नहीं किया। और 1971 आते आते तक, 1971 तक आते आते तक जो आरपीआई बाबा साहब की परिकल्पना वाली पार्टी थी, उसके जो सबसे बड़ा धड़ा था, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करके अपना हित केवल एक पार्टी में साधने के लिए। लेकिन बाबा साहब ने तो कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख लो, तुम एक ना एक दिन इस देश के हुक्मरान समाज बनोगे। लेकिन साथियों, अगर एक सदस्य, एक पार्लियामेंट सदस्य कांग्रेस के साथ समझौता करके जीत भी जाता, तो क्या हम उससे देश के हुक्मरान समाज बन सकते थे? लेकिन साथियों, केवल और केवल वो अपना और अपने परिवार का हित साधने के लिए। उन्होंने भी इनहेलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा था, उन्होंने भी बाबा साहब के 1956 के स्पीच को सुना था, उन्होंने भी एबला कॉन्फ्रेंस को सुना था, उन्होंने भी मानगांव की कॉन्फ्रेंस को सुना था, उन्होंने भी महाड़ आंदोलन को देखा था, उन्होंने भी कालाराम टेम्पल के आंदोलन को देखा था, उन्होंने भी बाबा साहब के साथ उस आंदोलन को भी देखा और समझा था जिसको बाबा साहब ने लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में संघर्ष करके हमें वो अधिकार दिलाने का काम किया था। लेकिन वो लोग बाबा साहब के उस दर्द को, बाबा साहब के उस आंदोलन को, उस बाबा साहब की उस पीड़ा को भूल गए और अपना हित और स्वार्थ साधने लगे। लेकिन साथियों, इस देश में एक ऐसा महानायक पैदा हुआ जिसने बाबा साहब को कभी देखा नहीं, जिसने बाबा साहब को कभी सुना नहीं, लेकिन उन्होंने बाबा साहब के आंदोलन को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। उस महाशख्स का नाम, उस महानायक का नाम मानवर श्री कांसीराम साहब है। साथियों, मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब की उस किताब को, उस पुस्तक को, जो एक स्पीच थी, उस स्पीच को पढ़ने का काम किया। उस स्पीच को जो उन्होंने आगरा के रामलीला मैदान पे देखी थी 1971 में, उस स्पीच को याद करके मानवर श्री कांसीराम साहब ने उन्हीं पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब के आंदोलन को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का संकल्प लिया और संकल्प लेने का काम किया। और संकल्प के बाद परिणाम निकला कि बाबा मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब की उस बात को आगे बढ़ाने का काम किया कि हमारे लोगों को, जो लोग पढ़ लिख करके संविधान में सहूलतें पा करके इस बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों को अपनी आमदनी का 20वां भाग इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को समाज के विकास के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। वो उसको हकीकत में तब्दील करने का काम अगर इस देश में किसी ने किया तो उस शख्स का नाम है मानवर श्री कांसीराम साहब। साथियों, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि बाबा साहब के जन्म भूमि कर्म भूमि वाला व्यक्ति बाबा साहब के आंदोलन को मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है
कि महापुरुष के परिवार का व्यक्ति ही कोई मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। कोई वो व्यक्ति बाबा साहब के आंदोलन को या किसी भी आंदोलन को मंजिल मकसूद तक पहुंचा ले सकता है जिसका इरादा मजबूत हो, जिसका लक्ष्य एक हो, जिसका इरादा मजबूत हो, जिसका लक्ष्य एक हो। वो कहते हैं कि जिस दिन से चले मंजिल पे मेरी नजर है, जिस दिन से चले मंजिल पे मेरी नजर है, हमने पीछे मुड़ करके मील का पत्थर देखने का काम नहीं किया। जो लोग मंजिल पे नजर रख के चलने का काम करते हैं, मील के पत्थर को नहीं देखते हैं कि कितनी दूरी रहेगी मंजिल को पाने के लिए, वो लोग मंजिल मकसूद तक पहुंचने का काम करते हैं। मानवर कांसीराम साहब ने डीआरडीओ की घटना के बाद कभी पीछे मुड़ के देखने का काम नहीं किया। जो संकल्प लेने का काम किया, उस संकल्प को जमीनी हकीकत पे उतारने का काम किया। उसका परिणाम निकला कि उन्होंने बामसेफ DS4 से होते हुए जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने का काम किया, तो इस देश को ऐसे ऐसे नारे देने का काम किया, ऐसे ऐसे स्लोगन देने का काम किया जो इस देश की मनुवादियों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। वो नारे, वो स्लोगन थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, चैन नहीं आराम नहीं। वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उन्होंने केवल और केवल दलितों के लिए, SC ST के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाबा साहब के, महात्मा ज्योतिबा फुले के उस संपूर्ण बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया जिस बहुजन समाज में 85 से 90% जनता इस देश की आती है, उसके लिए संघर्ष करने का काम किया। ऐतिहासिक काम किया साथियों। आज तक इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए किसी भी पिछड़े समाज के व्यक्ति ने आंदोलन करने का काम नहीं किया। आज तक किसी भी देश, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने संघर्ष करने का काम नहीं किया, आंदोलन करने का काम नहीं किया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 1979 में मंडल कमीशन बना और 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट को जनता पार्टी में लागू करने का काम नहीं किया। जनता पार्टी की सरकार अपने अंतर्द्वंद के कारण चली गई। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापस आ गईं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी अपने पिता श्री जवाहरलाल नेहरू की तरह, जैसे उन्होंने काका कालेलकर कमीशन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, उसको लागू करने का काम नहीं किया था, उसी तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी अपने जीते जी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया। लेकिन साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मानवर श्री कांसीराम साहब तब तक भारत की राजनीति में अवतरित हो चुके थे, तब तक भारत की राजनीति में आ चुके थे और उन्होंने बामसेफ के माध्यम से, फिर DS4 के माध्यम से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू करने का काम किया। 6 दिसंबर 1981 को जब DS4 बनाने का काम किया और 1982 में पहला आंदोलन बामसेफ और DS4 के माध्यम से मानवर कांसीराम साहब ने बोट क्लब पे धरने के माध्यम से शुरू किया कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। पिछड़े वर्ग के सांसदों को समझाने का काम किया कि यह भारत की संसद है और इस संसद में आपकी हिस्सेदारी 52% के हिसाब से इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी हिस्सेदारी कुल इतनी है। इतनी हिस्सेदारी के बदले में आपकी हिस्सेदारी केवल इतनी है। अगर आप लोग इस संघर्ष में हमारे साथ खड़े होते हैं तो आपकी हिस्सेदारी इतनी मिल सकती है। मानवर कांसीराम साहब ने जब 14 अप्रैल 1984 की जब पार्टी बना ली तो पूरे देश में हजारों की संख्या में सेमिनार और सिंपोजियम के माध्यम से देश की जनता को जागरूक करने का काम किया और 3743 पिछड़ी जातियों के हिसाब से प्रतिदिन 3743 लोगों को जेल भेजने का काम किया मंडल कमीशन को लागू करने के लिए। मंडल कमीशन को लागू करने के दबाव बनाने के लिए इस देश में एकमात्र नेता, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी वो है से केवल
मानवर श्री कांसीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी, जिसने मंडल कमीशन को लागू करने के लिए जेल भरो आंदोलन, एक दो लोग नहीं, लाखों की संख्या में लोगों को जेल भरो आंदोलन भरने का काम किया। यानी कि 3743 लोग प्रतिदिन जेल जाते थे, जो पिछड़ी जात से ताल्लुक नहीं रखते थे सबके सब। उसमें ज्यादातर कौन ताल्लुक रखने वाले थे? एससी और एसटी के लोग थे, एससी एसटी के लोग थे। जबकि एससी एसटी के लोग जानते थे कि इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू होने से उनको कोई फायदा नहीं है, लेकिन उनको याद था, मानवर कांसीराम साहब को याद था बाबा साहब की वो बात जो उन्होंने 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में पिछड़े वर्ग सम्मेलन के सामने कही थी। पिछड़े वर्ग के सम्मेलन के लोग में जब बाबा साहब एक लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री के रूप में जब लखनऊ गए हुए थे पिछड़े वर्ग के बुलावे पे, तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा था कि आपने एससी एसटी के लोगों के लिए 1935 एक्ट में रिजर्वेशन को लागू कराने का काम किया है, आप पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करें। तो बाबा साहब ने उनसे कहा था कि वैसे तो मेरा मैंडेट एससी एसटी के तक सीमित था, लेकिन आप लोग भी मेरे अपने भाई बंधु हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपको पता नहीं है कि आपके दोस्त तो आपके पिछड़ेपन का कारण है, कि आपको पता नहीं है कि आपके दोस्त कौन हैं, आपके दुश्मन कौन हैं। बाबा साहब ने कहा कि आई विल टेल यू हु इज योर एनिमीज, हु इज योर फ्रेंड। उन्होंने कहा कि आपके दोस्त कौन हैं, आपके दुश्मन कौन हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। और उन्होंने बताने का काम किया कि इस देश के एससी एसटी समाज के लोग आपके दोस्त हैं और इस देश के मनुवादी मानसिकता वाले लोग आपके दुश्मन हैं। अगर आप लोग एससी एसटी के साथ अपनी ताकत बढ़ाने का काम करते हैं, उनके साथ भाईचारा पैदा करने का काम करते हैं, हम नहीं कहते उनके साथ आप रोटी बेटी का संबंध करने का काम करें, लेकिन आप अपनी राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए, एक राजनीतिक ताकत को बनाने के लिए, एक पॉलिटिकल पावर को तैयार करने के लिए अगर एक झंडे, एक पार्टी के तहत एक नेता कहते इकट्ठा हो जाते हैं, फिर दुनिया में कोई ताकत आपको पीछे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। जो लोग जिनको आज आप बहुत बड़ा समझते हैं, चाहे वो नेहरू हो चाहे पटेल हो, जिनको आज आप बहुत बड़ा समझते हैं, अगर आप लोगों ने ये ताकत का एहसास उनको करा दिया, तो जो लोग आज आप जिनको आप बड़ा समझते हैं, तो गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग जो उस समय उत्तर प्रांत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, कहा कि उनके जैसे लोग आपकी सेवा करने में अपना गौरव महसूस करेंगे। ये बात बाबा साहब ने पिछड़े समाज के लोगों को 1948 में बताने का काम किया था। मानवर श्री कांसीराम साहब ने ये बात आरपीआई के किसी लोगों ने नहीं कही, ये बात तमाम शेड्यूल कास्ट की पार्टियां जो बनती हैं, रोज के रोज बनती हैं, रोज के रोज बिगड़ती हैं, उन पार्टी के किसी नेता ने नहीं की। तमाम पिछड़े वर्ग के संगठनों ने इस बात को नहीं कहा, न समझने का काम किया, बल्कि साथियों इस सदी के महानायक मानवर कांसीराम साहब ने इस बात को समझने का काम किया और उसका परिणाम निकला। उन्होंने पिछड़े वर्ग के आंदोलन के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए, कि पिछड़े वर्ग के लोगों के समझ में आ जाए कि उनका हितैषी कौन है, इसलिए 3743 लोगों को प्रतिदिन जेल भेजने का काम करते थे। उनमें ज्यादातर लोग कौन थे? एससी और एसटी के लोग थे। और जब साथियों मंडल कमीशन लागू हुआ 1989 में, जब कांग्रेस की राजीव गांधी की सरकार गई, उसके बाद वीपी सिंह की अल्पमत की सरकार आई, तो श्री वीपी सिंह जी ने मानवर कांसीराम साहब से कहा कि आपके 3 मेंबर आप पार्लियामेंट जीते हैं, आप हमारी सरकार को समर्थन दें, उसके बदले में बहन जी को कोई भी मंत्री का पद हम देने को तैयार हैं। आदरणीय बहन जी ने जो त्याग की मूर्ति अपने आप के सामने, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें मंत्री नहीं बनना है, हमारा उद्देश्य मंत्री बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य है हमारे लोगों का हित होना चाहिए। वो हित था, उन्होंने कहा हम शर्तों के साथ आपको समर्थन देने का काम करेंगे। उसमें पहली शर्त रखने का काम किया कि इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम। साथियों 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण होता है, और 6 दिसंबर 1956 और 4 60 और 30 90 कितने दिन हो गए? 34 सालों तक किसी भी सरकार ने बाबा साहब को सम्मान देने की सुध लेने का काम नहीं किया।
यहाँ तक कि हमारे इसी महाराष्ट्र की धरती के तमाम युवाओं ने, तमाम नौजवानों ने बाबा साहब के नाम पे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी पे नाम में जोड़ने के लिए तमाम तरह के संघर्ष करने का काम किया। तमाम लोगों की जानें गई, फिर भी कांग्रेस पार्टी के कान में जूं नहीं रहेगा। उन्होंने उसको बदलने का काम नहीं किया। लेकिन जब 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाबा साहब मानवर कांसीराम साहब के नेतृत्व में, बहन जी के नेतृत्व में, बाबा साहब की विचारधारा पे चल करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते, 13 विधायक एमएलए आमदार जीते, 3 खासदार जब जीत करके आए तो साथियों वीपी सिंह की सरकार को उन 3 खासदारों के दम पर झुकना पड़ा और बाबा साहब को भारत रत्न देने पे मजबूर होना पड़ा। दूसरी शर्त रखी कि बाबा साहब ने जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में जो प्रावधान किया है कमीशन बनाने का, जिसके तहत आर्टिकल 340 के तहत जो कमीशन काका कालेलकर बना था, उसी के आधार पे, उसी की ताकत पे मंडल कमीशन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बना है। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है 1980 में। आज तक कांग्रेस पार्टी ने लागू करने का काम नहीं किया है। आपको उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा। वीपी सिंह जी ने उस शर्त को भी मानने का काम किया और 1990 में मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा करने का काम किया। क्रेडिट कोई लेने का काम करे, चाहे जनता दल के शरद यादव लेने का काम करें या रामविलास पासवान लेने का काम करें, लेकिन सच्चाई ये है इनमें किसी में हिम्मत नहीं थी इस बात को कहने की कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि ये लोग तो उससे पहले भी एमपी बने थे, ये लोग तो उससे पहले भी सत्ता में रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी चर्चा नहीं कर पाई। क्योंकि बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में हमें बराबर के वोट के साथ साथ भारत के संविधान में हमको 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एससी और एसटी के रिजर्व सीटों पे चुनने का अधिकार तो दिया है, लेकिन वो अधिकार हमारे शिथिल कब पड़ गए? जो 24 सितंबर 1932 को एक तथाकथित महात्मा की जिद के कारण जब अधिकार हमारे पूना पैक्ट के माध्यम से कन्वर्ट हो गए ज्वाइंट इलेक्टोरेट में। जब ज्वाइंट इलेक्टोरेट में कन्वर्ट हो गए तो साथियों हमारे कैसे लोग तैयार होने लगे, हमारे नेता कैसे बनने लगे? जो अपनी पार्टियों के नेताओं के इशारे पे नाचने वाले, जो पार्लियामेंट में बैठ करके, असेंबली में बैठ करके डीप और डंप बने रहते हैं, मूक और बधिर बने रहते हैं, ऐसे नेता तैयार होने लगे। इस कारण उन्होंने 1952 से लेकर के और 1990 तक इसी महाराष्ट्र के, क्या महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे चीफ मिनिस्टर नहीं बने? क्या सुशील कुमार शिंदे नेता नहीं होते थे? क्या और दलित समाज के नेता इस धरती पे नहीं होते थे? या फिर कर्नाटक बगल में या आंध्रा में या उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे नेता पैदा हुए जो बड़े नेता होते थे कांग्रेस में, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी कांग्रेस पार्टी से ये कह पाते कि बाबा साहब के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बना दो, बाबा साहब के नाम पे नाम पे एक छुट्टी देने का काम कर दो, बाबा साहब के नाम पे भारत रत्न देने का काम करो। किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये हिम्मत किसने पैदा की? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और जन्मदाता मानवर श्री कांसीराम साहब ने पैदा की और बाबा साहब को वो सम्मान दिलाने का काम किया जिसको वो डिजर्व करते थे, जिसका उन्हें अधिकार था साथियों। इसलिए साथियों अब जरूरत है इस महाराष्ट्र की धरती पर, इस नागपुर की उस धरती पर, जिस धरती से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के तीसरे बड़े धर्म के बौद्ध धर्म का बिगुल फूंकने का काम किया था, लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म अनुयायी बनाने का काम किया था। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं उस पिता का पुत्र हूँ, उस माँ का बेटा हूँ जिन्होंने मुझे पैदा होते ही बौद्ध धर्म स्वीकार करने का मुझे मौका मिला। मैं बौद्ध धर्म में ही पैदा हुआ क्योंकि मेरे पिता भी इसी नागपुर की धरती पर बौद्ध धर्म में बाबा साहब के साथ दीक्षा लेने वालों में से एक थे। इसलिए साथियों मैं अपने आप को भी नागपुर में आकर के गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे पिता ने इसी धरती पे बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का काम किया। अगर साथियों बाबा साहब के मानने वाले लोग सही माने में बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलने का काम करते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भारत में भी बौद्ध धर्म देश का तीसरा बड़ा धर्म होता और बहुत बड़ी ताकत अगर जिस दिन हम पॉलिटिकल पावर में हो जाते केंद्र में तो शायद इस देश का सबसे बड़ा धर्म भी साथियों बौद्ध धर्म बन सकता था। लेकिन ये कमी
कहाँ पे रह गई? हमारे SC, ST और OBC के लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की रह गई कि वो बाबा साहब के उस इशारे को नहीं समझ पाए, उस बात को नहीं समझ पाए जो उन्होंने बाबा साहब ने भारत के संविधान को लिखते समय हमें बराबर के वोट का अधिकार देते समय कहा था। बराबर का वोट का अधिकार देते समय क्या कहा था कि जिस दिन हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझेंगे उस दिन वो इस देश के हुक्मरान समाज बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख लो, तुम एक ना एक दिन इस देश के हुक्मरान समाज बनोगे। किसके दम पर? अपने वोट की ताकत के दम पर। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य रहा कि हमारे लोग बाबा साहब के उस वोट की ताकत को नहीं समझ पाए। बाबा साहब ने जो बात खुले मन से कही थी, कहा था कि हमें अपने वोट की रक्षा उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरह से हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की रक्षा करने का काम करते हैं। अगर हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लुटने और बिकने नहीं दे सकते हैं तो हमें अपने वोट को भी लुटने और बिकने नहीं देना चाहिए। इसीलिए मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर हमने ना बिकने वाला समाज तैयार कर लिया तो बिकने वाले नेता अगर हमारे बीच में आएंगे तो हम उनको खदेड़ने का काम कर देंगे। अगर ना बिकने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे लोग होते हैं वैसे उन्हें नेता मिल जाते हैं, जैसे लोग होते हैं वैसे उन्हें नेता मिल जाते हैं, जैसे नेता होते हैं वैसे उन्हें लोग भी मिल जाते हैं। इसलिए अगर हम ना बिकने वाला समाज तैयार कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र में भी हमें उत्तर प्रदेश की तरह पहले बैलेंस ऑफ पावर बनने की, उसके बाद मजबूरी में सरकार बनने की और उसके बाद अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, केवल और केवल हमें जागरूक होने की, सजगता फैलाने की जरूरत है। साथियों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस काम के लिए हमें कुछ नहीं करना है, करना है तो केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने संगठन को, जो हमारी नेता आदरणीय बहन जी के बताए रास्ते पर चलने का काम करने की। जैसा कि वो हमेशा बताती हैं कि हम अगर पोलिंग बूथ की कमेटी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बना लेंगे, अगर हम पोलिंग बूथ की कमेटी को बना लेंगे तो हमारे हर पोलिंग बूथ पे हमारा वोट निकलेगा। क्योंकि अगर पोलिंग बूथ पे हमने 10 मेंबर पोलिंग बूथ के पदाधिकारी बना लिए तो 10 पोलिंग बूथ पे हमारे पदाधिकारी होंगे तो कम से कम वो 10 पोलिंग बूथ के पदाधिकारी हमारे कैंडिडेट को वोट देने का काम करेंगे। अगर 10 वो वोट अपने परिवार के वोट को भी डलाने का काम करेंगे तो हर बूथ से कम 50 वोट हमारे निकलेंगे और बाकी जहां हमारा अपना मेजॉरिटी में वोट है वहां निकलेंगे तो हम बूथ जीतने का काम करेंगे। बूथ जीतेंगे तो हम वार्ड जीतेंगे, वार्ड जीतेंगे तो साथियों हम मेयर भी जीतने का काम करेंगे। बूथ जीतेंगे तो विधानसभा जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे तो हम साथियों असेंबली में अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बूथ जीतेंगे तो हम साथियों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतेंगे तो साथियों हम सत्ता के उस टेम्पल को, जिसको इशारा करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि इस सत्ता के टेम्पल को हमें हथियाना है, वो हम साथियों हथिया सकते हैं। ये बहुत कठिन काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने जिस तरह से अपने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से सिस्टम से चलाने का काम किया था, ठीक उसी तरीके से हमारे मसीहा मानवर कांसीराम साहब ने अपने आंदोलन को सिस्टमेटिक ढंग से चलाया। पहले उन्होंने नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने का काम किया। नॉन पॉलिटिकल रूट्स का मजबूत करने का मकसद उनका था कि समाज में पढ़े लिखे लोग जो सरकारी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको यूनाइट करके उनके अंदर पे बैक टू सोसाइटी की भावना पैदा करना, उसके बाद जो उनके परिवार के लोग हैं उनको जोड़ने का काम, उसके बाद उनके समाज के लोगों को जोड़ने का काम। और जब वो नॉन पॉलिटिकल रूट्स हमारी मजबूत हो गई तब उन्होंने लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन के तहत DS4, जिसके लिए उन्होंने कहा कि पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल। राजनीति सत्ता के लिए होती है और सत्ता बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती है। साथियों, हमें संघर्ष सत्ता के लिए करना पड़ेगा और वो सत्ता के लिए संघर्ष करने का मतलब केवल और केवल हमें अपने नेताओं की बुराई, अपने लीडर की बुराई, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की बुराई या हमें इस तक सीमित नहीं करना है। हमें अपने अंदर भी झांक करके देखना है कि हमने इस आंदोलन के लिए क्या हिस्सेदारी देने का काम किया है। अगर हम ये जानेंगे कि हमने खुद में क्या हिस्सेदारी देने का काम किया है तो निश्चित रूप से हम अपने आप को जब जोड़ लेंगे तो दूसरे को भी जोड़ने का काम करेंगे। अगर पे बैक टू सोसाइटी की भावना हमारे अंदर पैदा होगी तो हम समाज के लोगों में भी पैदा करने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो मंचासीन जो लोग बैठे हैं, ये समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं।
एक रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं। अगर हम लोग ठीक ढंग से काम करने का काम करेंगे, समाज के लोग हमको इमिटेट करेंगे, हमको अनुकृत करने का काम करेंगे, हमको फॉलो करने का काम करेंगे। अगर हमको फॉलो कर हम ठीक करेंगे तो हमको फॉलो करेंगे, हम ठीक नहीं करेंगे तो गलत फॉलो करेंगे। इसलिए मानवर कांसीराम साहब ने अपने आंदोलन को एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया। पहले नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत की, फिर लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन किया, फिर पूर्णकालिक जो पहले मूवमेंट, जो पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या था, क्लास के अंदर का था, जो पहले कमरे के अंदर का आंदोलन था बामसेव के रूप में, मानवर कांसीराम साहब ने उसको एक लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन के रूप में दिया। फिर उसी आंदोलन को मास के रूप में, बड़े पैमाने पे बहुजन समाज पार्टी के रूप में उन्होंने तैयार करने का काम किया। और देश की 20 साल के अंदर 84 में बनी, 94 में पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन, 96 में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 94 में, 94 में 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। और साथियों 15-16 साल के अंदर ही देश की तीसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बन गई। जब कम्युनिस्ट पार्टी तीसरे पायदान से चौथे पायदान पे गई तो बहुजन समाज पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी 1998 के बाद से लगातार बहुजन समाज पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी आज तक है। साथियों हमें गौरवान्वित होना चाहिए, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो इस देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी है। साथियों मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि कंसोलिडेट करने का भी मौका है, क्योंकि चुनाव सर पे हैं। अगर कंसोलिडेट हम लोग नहीं करेंगे, समाज के लोगों को में आपसी भाईचारा नहीं जोड़ेंगे, तो हम साथियों वही करते रहेंगे कि हम लोग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापते रहेंगे। और परिणाम निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टियां, जिनके पास अथाह पैसा है, जिनके पास अथाह पैसा है, उद्योगपतियों पूंजीपतियों का बहुत पैसा है, हमारे लोगों को खरीद के उनको गुमराह करके हमारे लोगों के ही खिलाफ तैयार कर देंगे। साथियों हमारे लोगों को गुमराह करके, खरीद करके हमारे लोगों के ही खिलाफ खड़ा कर देंगे। और परिणाम निकलेगा कि इस देश के बहुजन समाज का नुकसान होना, इस देश के बहुजन समाज का नुकसान होना। मैं साथियों एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। जब तक बहुजन समाज पार्टी 4.5 महीने की सरकार के रूप में बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी, तब ना कांग्रेस पार्टी ने सीरियस लिया, ना भारतीय जनता पार्टी ने सीरियस लिया। वो जानते थे कि हमारे बूते पे सरकार चल रही है, हम जब चाहेंगे सरकार को गिरा देंगे और इनके लोगों को तोड़ देंगे। और किया उन्होंने, किया भी। जब 6 महीने की हमारी सरकार बनी, 6 महीने की सरकार 67 MLA के दम पे हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के। मैं साथियों बता देना चाहता हूं ताकि हमारे लोग एक गफलत में ना रहें कि सरकार कैसे बनी थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बनी, लेकिन दुनिया इस बात को जानती है, दुनिया की मीडिया इस बात को जानती है, केवल देश की नहीं दुनिया की मीडिया जानती है कि 6 महीने की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जरूर बनी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी ने उन 6 महीनों में अपनी सरकार को अपनी शर्तों के ऊपर चलाने का काम किया था। चाहे वो ईदगाह का मैटर हो, चाहे मथुरा की ईदगाह का मैटर हो, आगरा का मैटर हो, या फिर काशी विश्वनाथ का मैटर हो, या अयोध्या का मैटर हो, आदरणीय बहन जी ने किसी भी RSS या BHP या फिर भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल वाले को इतनी इजाजत नहीं दी थी कि वो कोई धरना प्रदर्शन तक कर पाए। उसका परिणाम निकला कि 6 महीने की सरकार हमारी चली गई, हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया गया। तब तक वो लोग BSP को गंभीर नहीं लेते थे, लेकिन जब 2002 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के आम चुनाव हुए और बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर 100 विधायक जीत करके आई और सभी पार्टियों को मजबूर कर दिया घुटने टेकने के लिए बहन जी के आगे कि हम आपके साथ सरकार बनाने को तैयार हैं। और तब हमारी सरकार बनी 15 महीने की, 15 महीने की सरकार बनी। तब भी वो यही समझते थे कि इनकी सरकार को हम जब चाहें गिरा देंगे, और उन्होंने इसी गलतफहमी के शिकार रहते हुए उन्होंने आदरणीय बहन जी से, मानवर साहब से कहा कि हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के 2004 के पार्लियामेंट के चुनाव लड़े। साथियों जो लोग प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जो लोग वार्ड की सभासदी नहीं जीत सकते हैं, जो लोग ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं जीत सकते हैं, वो लोग भी बहन जी को सलाह देते हैं कि बहन जी ने ये गलत किया, बहन जी ने वो गलत किया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बहन जी के उस सेक्रीफाइस को, बहन जी के उस त्याग को
जो बहन जी ने 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री आडवाणी जी, आप साथियों, आप बहुत से लोगों ने एक बार मुझसे कहा कि आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो मैंने कहा भाई मैं कैसे जानूं कि वो स्वर्गीय हैं कि नरकी हैं, मैं कैसे जान सकता हूं? मैं तो इसलिए सिर्फ बोलता हूं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री आडवाणी जी, इन लोगों ने आदरणीय बहन जी से मानवर साहब से कहा कि हम आपको 5 साल के लिए नहीं 25 साल के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना चाहते हैं। मानवर कांसीराम साहब ने पूछा उनसे इस मेहरबानी की वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के 2004 के पार्लियामेंट के चुनाव हम लोग लड़ें। उत्तर प्रदेश में 85 सीटें हैं, 85 सीटों में से आप 20 सीटों पे लड़ लें, बाकी सीटों पे हम लड़ेंगे, और बाकी देश में आपका कुछ है नहीं, और आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहें और केंद्र में शामिल आपके लोग रहें, हम लोग सरकार बनाएं। आदरणीय बहन जी ने, मानवर श्री कांसीराम साहब ने कहा कि हमारा पोस्ट पोल अलायंस करना दूसरी बात है, प्री पोल अलायंस हम आपके साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है। पोस्ट पोल अलायंस तो हम इसलिए करते हैं, मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि हमें लोग अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। मीडिया ने मानवर साहब से कहा कि आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, उन्होंने कहा हम अपॉर्चुनिस्ट हैं, हम मौका परस्त हैं, जहां मौके नहीं होते हैं वहां हम मौके पैदा करते हैं। मौके क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि हम इस देश के बहुजन समाज के लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते हैं। इसलिए मानवर साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा कि प्री पोल अलायंस हम नहीं कर सकते हैं, हमारी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहीं करते हैं, हम आपकी सरकार गिरा देंगे। तो बहन जी ने कहा आप क्या गिरा देंगे, हम खुद इस्तीफा देते हैं, हम आपकी सरकार से, हम इस संयुक्त सरकार से अलग होते हैं। तब उन्होंने कहा हम आपके विरोधी मुलायम सिंह जी की सरकार बना देंगे। उन्होंने कहा जिसकी मर्जी उसकी सरकार बनाइए। और आदरणीय बहन जी ने देश के लाखों लोगों के सामने अंबेडकर मैदान, आज वो कांसीराम स्मारक है, उस स्मारक में लाखों की संख्या में लोगों के सामने आदरणीय बहन जी ने उस सरकार को, उस मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारने का काम किया और सरकार से अलग होने का काम किया। ये त्याग लोगों को नहीं दिखाई देता है बहन जी का। उन लोगों के सोचना चाहिए कि बहन जी ने इस बहुजन समाज के आंदोलन के लिए, इस बहुजन समाज के आंदोलन को गति देने के लिए बड़े से बड़े त्याग करने का काम किया, और रात दिन मेहनत करके सामाजिक भाईचारा पैदा करके आदरणीय बहन जी ने 2007 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। और देश और दुनिया जानती है आदरणीय बहन जी ने जो 3 जून 1995 को पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए जो संकल्प लेने का काम किया था कि मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात वर्ग मजहब के लोगों की जान माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी, उस संकल्प को आदरणीय बहन जी ने हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखा और चारों बार की सरकार में उसको निभाने का काम किया। साथियों, मैं बात इसलिए बताना चाहता हूं कि बहन जी ने अपनी चौथी बार की सरकार में बड़े पैमाने पर जो काम संयुक्त सरकारों में, अलायंस की गवर्नमेंट में नहीं कर पाए, उन कारनामों को, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन हो, या फिर बैकलॉग की भर्ती का अभियान हो, सफाई कर्मियों की लाखों संख्या में भर्ती का अभियान हो, 2 कमरे के पक्के मकान देने का अभियान हो, या फिर गरीब की बेटी को लखपति बनाने की बात हो, या फिर गरीब की बेटी को पढ़ने के लिए 25,000 रुपए और साइकिल देने की बात हो, ये कारनामे आदरणीय बहन जी ने कब करके दिखाए? तब 2007 से 12 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ साथियों? जब 4 महीने 6 महीने की सरकार बनी, 3 मनुवादियों ने बहन जी को गंभीरता से नहीं लिया। 2002 तक भी इन्होंने कहा कि जब चाहेंगे गिरा देंगे, और 15 महीने के बाद सरकार गिरा दी। बहन जी को गंभीरता से नहीं लिया। इन्होंने कब गंभीरता से लिया? जब 2007 में बहन जी ने अपने बूते पर अपनी सरकार बना ली, और 2008 में जब परमाणु डील को लेकर के थर्ड फ्रंट के लोगों ने बहन जी को देश का तीसरा नेतृत्व, कांग्रेस और बीजेपी से अलग हटके तीसरे नेतृत्व के रूप में नेता स्वीकार करने का काम किया, तब इन मनुवादियों के कान में जूं रहेगा। तब इनके दिलो दिमाग में ये पैदा हुआ कि नहीं, हमने गलती की है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता को इतनी छूट देने का। और इसलिए साथियों, 2012 में
भारतीय जनता पार्टी इस ताकत में नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमारे विरोधी की पार्टी की सरकार यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस और बीजेपी ने इंटरनल अलायंस करके बीएसपी की सरकार को 2012 में बनने से रोकने का काम किया। और यही कारण था कि 2009 में हमारी सरकार रहे थे, हमारे 21 पार्लियामेंट जीते, जबकि 52 पार्लियामेंट 52 पार्लियामेंट मेंबर नंबर 2 पर आए। क्यों? क्योंकि साथियों, कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ 2009 के पार्लियामेंट में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को रोकने का काम किया। इसलिए साथियों, लोग सोचते होंगे कि उत्तर प्रदेश में हम पीछे नीचे चले गए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, इस देश की मनुवादी ताकतों ने हमारे लोगों को अपने धन बल के साथ हमारे लोगों को गुमराह करने का काम किया। तमाम तरह के राजनीतिक पार्टियां बनवाने का काम किया, सामाजिक संगठन बनवाने का काम किया। मैं आप लोगों से खुद पूछना चाहता हूं, रामदास अठावले जी अपना एक आमदार यहां नहीं बना सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने जाते हैं। बावन मेश्राम अपना पार्षद नहीं जिता सकते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने जाते हैं। बाबा साहब के ग्रैंडसन यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार करने जाते हैं, उनका पूरा खानदान जाता है। क्यों? क्योंकि वो मनुवादियों की कठपुतली हैं। क्योंकि इस देश में ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं है, कांग्रेस पार्टी को डर नहीं। इस देश में स्टालिन से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को डर नहीं है। इस देश में चंद्रबाबू नायडू, चंद्रमोहन या फिर केसी राव से डर नहीं है। इस देश में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्रियों से डर नहीं है। इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अगर डर है तो वो है बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी से डर है, बहुजन समाज पार्टी से डर है। उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में स्वीकार्य है। पूरे देश में चाहे आधा % वोट हो, चाहे 0.5% वोट हो, चाहे 1% वोट हो, 2% वोट हो, बहुजन समाज पार्टी का हर देश के हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी का वोट है। अगर उत्तर प्रदेश में या बहन जी को 6 महीने के लिए भी अगर कांग्रेस और बीजेपी ने धोखे से भी देश का प्रधानमंत्री बनाने का कहीं धोखा गलत फहमी में आ गए, तो वो जानते हैं कि जब ये 4.5 महीने की मुख्यमंत्री से बनकर के 5 साल की मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया, अगर 6 महीने की कहीं प्रधानमंत्री बन गई तो इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम अगर कोई कर सकता तो बहन जी कर सकती। मीडिया ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने अपने अपने स्वार्थ की खातिर, समाजवादी पार्टी ने अपने अपने स्वार्थ के खातिर चुनाव के दौरान चर्चा करने का काम किया। होम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर चर्चा करते हैं, कहते हैं कि बहन जी को हम राष्ट्रपति बनाने का काम करेंगे। अरे जब आदरणीय बहन जी के गुरु जी, उनके गुरु मानवर श्री कांशीराम साहब ने पार्लियामेंट में इस बात को बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमको राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, हमने इनसे कहा कि हम राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं, हम रबर स्टाम्प नहीं बनना चाहते हैं, हम इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो कैसे कल्पना कर ली, कैसे इस बात को मान लिया कि बहन जी जो मानवर कांशीराम साहब के बताए रास्ते पर चलती हैं, बहन जी जो इन संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल करके उन्होंने 1-2 बार नहीं 4-4 बार देश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री का पद संभालने का काम किया और सफलता के साथ चलाने का काम किया, वो एक इनएक्टिव पद, राष्ट्रपति जैसा इनएक्टिव पद, उसको कैसे स्वीकार करेंगी? ये केवल और केवल गुमराह करने की बात थी। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को निवेदन के साथ, गुजारिश के साथ एक बात बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि नागपुर और महाराष्ट्र में भी नागपुर, अगर नागपुर को देखें तो महाराष्ट्र का हृदय स्थल साथियों नागपुर है। हृदय स्थल, वैसे तो ये देश का हृदय स्थल है क्योंकि 0 माइल यही नागपुर में है। 0 माइल कहाँ पे है? इसी नागपुर में है। तो महाराष्ट्र का हृदय स्थल साथियों ये नागपुर है। इसलिए मेरा नागपुर के सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, मतदाताओं से एक अपील है कि आने वाले चुनाव में हमें एक बात याद रखना चाहिए कि हम आपस में भाईचारा, अपने मनमुटाव को समाप्त करके भाईचारा पैदा करके हम अपने पार्षदों को, अपने प्रत्याशियों को आपसी तालमेल के साथ, हमें प्रत्याशियों के चयन से लेकर के
प्रत्याशियों तक जिताने का काम आपसी भाईचारे के साथ करना चाहिए। साथियों, मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले कुछ गलतफहमी के कारण हमारे कुछ भाइयों को शिकवा शिकायत थी। हमारे कुछ पार्टी के पदाधिकारियों को, पूर्व पदाधिकारियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्टी के पार्षदों को कुछ शिकवा शिकायत थी। और जब उस शिकवा शिकायत के लिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 8 दिन हुए, एक दौर की वार्ता हमारी उनके साथ हुई। हमारी बात से वो 80% सहमत हो गए, 20% बची, फिर हमारी उनके साथ वार्ता हुई। और साथियों, वो लोग, उन लोगों ने बड़प्पन दिखा करके उस आंदोलन को समाप्त करने का काम किया। मैं साथियों, जिन लोगों ने किया था, जो धरना प्रदर्शन किया, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और उनका भी आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे पार्टी के प्रदेश के और नागपुर के पदाधिकारी हैं, जिन लोगों ने उस में पहल करने का काम किया, हमारी बात को मानने का काम किया कि हाँ, इस आंदोलन को समाप्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकल बॉडी के चुनाव नज़दीक है, उससे मैसेज खराब जाता है। तो अंततः ये साथियों फैसला हुआ कि भाई ठीक है, हम लोग मिलजुल करके इस बार के चुनाव लड़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्षदों को जिताने का काम करेंगे। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, उस वार्ता के दौरान मैंने उन लोगों से भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और जो पार्टी के हमारे पदाधिकारी या जो लोग भी हैं जिनको ये डर होगा, उनसे भी मैंने कहा कि चुनाव के समय पहले क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ, 2012, 15, 17 में कब क्या हुआ, हमको नहीं पता। हमने 2018 में विधानसभा के चुनाव में भी हमारी 100% की कोशिश रही थी कि हम विधानसभा के टिकट को ट्रांसपेरेंसी के साथ बांटें। हो सकता है उस ट्रांसपेरेंसी के बांटने में हमसे कोई ना कोई गलती हो, मनुष्य है, हर मनुष्य में गलतियां हो सकती, हमसे भी गलतियां हुई हो सकती हुई हो, लेकिन मेरे नियत में खोट नहीं था। नियत में मैंने खोट करके कोई भी गलती नहीं की होगी। मैंने कोशिश भर यह की थी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ विधानसभा के टिकट के AB फॉर्म बांटे जाएं, और मैंने प्रयास किया। मैं इस बार फिर वादा करता हूं इस बात का भी कि हम विधानसभा के चुनाव आने से पहले पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले हमारे नगर पालिका, नगर महापालिका, इनके पार्षदों के चुनाव आएंगे। मैं आप लोगों से इस बात को इस मंच के माध्यम से, इस नागपुर की पवित्र धरती से, दीक्षा भूमि की धरती से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, मैं एक एक पार्षद का टिकट आपसी समझौता, आपस में भाईचारा बना करके पूरी कोशिश शिद्दत के साथ मेरा प्रयास रहेगा कि जो जिताऊ हो, टिकाऊ हो, जो जीतने वाला हो, टिकने वाला हो, और धन बल, कहते हैं बाहुबल से, धन बल से सबसे मजबूत हो, ताकि मनुवादियों के साम दाम दंड भेद से लड़ सके, उसको हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। मैं साथियों ऐसा आपको भरोसा दिलाता हूं, ऐसा भरोसा दिलाता हूं, और आप लोगों से भी ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके, आपस में भाईचारा बना करके, ज़्यादा से ज़्यादा पार्षदों को जिता करके इस मनुवादियों के गढ़ में, अगर ये मनुवादियों का गढ़ माना जाता है, ये कहते हैं कि नागपुर मनुवादियों का गढ़ है, हालांकि बाबा साहब ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि मनुवादियों का गढ़ नहीं है, ये नागवंशियों का गढ़ है। इसका गढ़ है नागवंशियों का गढ़ है, ये बाबा साहब ने कहा था, ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो बाबा साहब की कही बात आपको बता रहा हूँ। लोगों ने कहा था कि आपने धम्म परिवर्तन के लिए आपने नागपुर को इसलिए चुना क्योंकि RSS का हेडक्वार्टर है, तो बाबा साहब ने कहा था हम अपनी नाक खुजला करके दूसरे का अपशकुन करने में विश्वास नहीं करते। हमने इस धरती को इसलिए चुना है कि ये हमारे नागवंश की धरती है। यह नागपुर से चंद किलोमीटर की दूरी पर नाग नदी बहती है। ये इस बात का परिचायक है कि नागवंश की धरती है, जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर शासन करने का काम किया था। इसलिए साथियों, इस नागवंश की पवित्र धरती से हम इस आशा विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं कि आने वाले समय में हम इस देश की उन ताकतों को, जो ताकतें बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही हैं, बाबा साहब के संविधान को इनएक्टिव करने का काम कर रही हैं, उनको साथियों सबक सिखाने का पहला मौका आपके पास होगा। ये साथियों इसके नगर पालिका के, नगर महापालिका के चुनाव
साथियों, इसलिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरे कर्मठता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ अपना एक एक वोट साथियों बहुजन समाज के सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगाने का काम करें। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। उससे पहले साथियों, मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि आज जो देश के सत्ता में बैठे हैं, ये सत्ता के शीर्ष पे कैसे पहुंचे हैं। 2014 में जब ये सरकार में सत्ता में आने से पहले किस तरह के नारे लगाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। महंगाई देश छोड़ के जाने वाली है क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं, यही तो नारे लगाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इन लोगों ने तमाम तरह के हमने नारे लगाए, चाहे 15 से 20 लाख रुपए की हो, 2 करोड़ रोजगार की हो, 2 कमरे के पक्के मकान 22 तक सबको, हर गरीब को 2 कमरे का पक्का मकान देने का वादा मोदी जी ने 2014 में बड़े बड़े मंच से अपने 56 इंच के सीने को दिखा करके कहा था। कितने लोगों को मिले? आप लोगों से साथियों। इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लोकायुक्त बनाएंगे। क्या बना आज तक? हम भ्रष्टाचार को खत्म करने आएंगे तो इनके लिए भ्रष्टाचार को खत्म करने क्या, जो इन्होंने संकल्प तो लिया था, बात तो की थी कि करेंगे, लेकिन किया नहीं है। इसलिए इनके लिए 4 लाइनें साथियों हैं। 2 लाइनें हैं मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब की जो लाइनें हैं कि ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देख के खुद ही मुजरा कर बैठे। ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देख के खुद ही मुजरा कर बैठे। साथियों, 50,000 की कंपनी 1600 गुना कैसे बन जाती है, इसमें साथियों क्या हो सकता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। कल साथियों आप लोगों ने देखा, जो ईमानदारी का पाठ पढ़ते थे, उनके मंत्री के ऊपर ईडी का नोटिस आया, सत्येंद्र जैन के ऊपर, सबको पता है। कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी है, उनके बारे में चर्चा की क्या बात करें। इसलिए साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो बिगड़ गया, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। हमें करना क्या चाहिए कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिलें नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिलें नहीं कारवां बदलता है। हौसला रखो जीतने का दोस्तों, हौसला रखो जीतने का दोस्तों। हालात बदले ना बदलें पर वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलेगा साथियों। इसलिए कि आप लोग ये मत सोचिए कि उत्तर प्रदेश हमारा एक एमएलए जीता है, ये मत सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी, लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। आज भी इस देश की बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है। इसलिए साथियों कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे। धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी, बारिश भी यहीं पर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।